गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, मैं बोलता तो हूँ गुड मॉर्निंग, पर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं होती। क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हर तरफ धुआं ही धुआं रहता है। धुआं कह लो, स्मॉग कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो। अब यहाँ पर सरकार तो बोलती है कि हाँ, AQI इतना हो गया, इतना हो गया, पर वो केवल और केवल एक आंकड़ा बन के रह गया है। अगर आप बात करोगे ना, तो क्लियर ये बात दिख रही है कि लोगों की जो सेहत है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। हर इंसान से आप बात करोगे, किसी का गला खराब है, किसी को ज़ुकाम है। कहीं न कहीं हमें अभी शायद दिख भी नहीं रहा, पर हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। देखो, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो दिल्ली की हवा के पीछे एक तो व्हीकल एमिशन जो है। दिल्ली में 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसकी वजह से पीएम 2.5, पीएम 10 इनका काफ़ी बड़े मात्रा के ऊपर इनका एमिशन होता है। पर ये केवल एकमात्र कारण नहीं है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर जो देखने को मिलती हैं, कोई भट्टी की इंडस्ट्रीज़ है, कोई पावर प्लांट है, कोल प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएँगे, उनसे कहीं न कहीं बहुत एमिशंस होता है। साथ-साथ अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे आपका रोड्स हो गया, हाउसिंग हो गया और बाकी जो भी इस तरह से उससे डस्ट वगैरह निकलता है, तो वो सब भी कंट्रीब्यूट करता है। एक कंट्रीब्यूटर जो पराली जलाना है, स्टबल बर्निंग है, उसको भी माना जाता है। हालाँकि इस साल थोड़ा ये फैक्टर कम रहा, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं। पंजाब में कुछ एरिया में फ्लड्स वगैरह भी आए थे, तो इस वजह से स्टबल बर्निंग इस बार कम रही, पर तब भी दिल्ली की हवा तो बहुत खराब रही, राइट? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं हमारे कंट्रोल में हैं, व्हिच आर एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न्स। पर अगर हम बात करें, कुछ दिल्ली के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जिस वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? दरअसल में जो दिल्ली है ना, वो अपने आप में लैंडलॉक्ड है ना? तो लैंडलॉक्ड होने की वजह से कोई सी ब्रीज़ का इफ़ेक्ट इसके ऊपर नहीं आता। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो सर्दियों के समय के ऊपर होता क्या है, यहाँ पर आपको इन्वर्जन देखने को मिल जाएगा। अब जो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, वो सरफेस के पास आ जाती है, जो वार्म एयर है, वो ऊपर आ जाती है। इस वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। विंड स्पीड कम होने की वजह से वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो डिस्पर्स नहीं हो पाते एंड इसी वजह से दिल्ली की ज्योग्राफी भी एक बड़ा कारण बनती है यहाँ पर पॉल्यूशन के लिए। पर पॉइंट देखो ये है कि चाहे हमारी वजह से हो, चाहे ज्योग्राफी की वजह से हो, अब ज्योग्राफी तो बदल नहीं ना सकते। हमारे हाथ में कंट्रोल है इन सब चीज़ों को बदलना, इन सब चीज़ों में चेंजेस लेकर आना, पर उसके लिए काम किसको करना होगा? सर, सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो सरकार की बनती है, पर उतनी ही ज़िम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। अब पॉइंट आता है कि सर, लोगों को तो चलो अपनी आवाज़ उठाएँगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव करेंगे, है ना? उससे ये काम होगा, कहीं न कहीं व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करेंगे, पर सरकार को भी यहाँ पर साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखो, संसद में क्या होता है, संसद में पॉल्यूशन की डिबेट कैंसल हो जाती है और अभी भी अगर हम बात करें ना, देखो अभी भी लोगों को थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम बात करें, कोई भी आप इलेक्शन देख लो, क्या कभी किसी इलेक्शन के अंदर पॉल्यूशन कम करना मुद्दा बना है कभी? नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन कम करने से कभी ना किसी सरकार को वोट मिले हैं और ना ही शायद मिलेंगे। तो कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती ही नहीं ये पॉल्यूशन का मुद्दा उठाना। पर एक्चुअल में हमें शायद आज पता नहीं लग रहा, हमारे जब बच्चे होंगे, उनके आगे बच्चे होंगे, तो पता नहीं वो कितनी गंदी हवा में और ज़्यादा साँस ले रहे होंगे। तो इट हैज़ बिकम वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार इसके लिए कोई कंक्रीट कदम ले। कोई छोटे कदम नहीं कि हाँ, यहाँ पे पानी का छिड़काव कर दिया, जहाँ एक्यूआई मीटर है वहाँ पानी का छिड़काव कर दिया। नहीं, इस तरह से नहीं, हमें यहाँ पे जो पॉइंट सोर्सेज़ हैं, उनको बहुत क्लियरली आइडेंटिफ़ाई करना होगा, क्योंकि दिल्ली चलो ठीक है, दिल्ली एक शहर है, हमारी कैपिटल सिटी है, पर ये इम्पैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में तो है ही है। वो दिल्ली की बात ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं है कि लखनऊ में पॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि जयपुर में नहीं है, सब जगह है। बट कहीं न कहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए कहीं न कहीं साथ मिलकर काम करने की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये अपने आप में एक तरह की नेशनल इमरजेंसी ही है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे तो है ही है, पर हमारी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। और देखो, एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो एग्ज़ाम्पल है बीजिंग का। देखो, एक टाइम था जब आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले बीजिंग बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी था, ठीक है? दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक था बीजिंग। पर चाइना ने पिछले 10 से 15 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और हमें यहाँ पे चाइना से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे ये बीजिंग ने काम किया। देखो, बीजिंग के स्टेप्स की अगर मैं कुछ बात करूँ ना, एक तो मेजर स्टेप बीजिंग के द्वारा जो लिया गया, वो था कोयले का इस्तेमाल कम करना, इसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल लगाना। वहाँ की सरकार ने एन्श्योर किया कि भाई जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं,
उनको सिटी के अंदर हम बंद करेंगे। इन कोल के जो पावर प्लांट्स है इसको हम नेचुरल गैस के साथ और आपके और बाकी चीज़ों के साथ यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाएगा। इससे आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह था ना, उसकी एमिशंस बहुत ज़्यादा कम हुई और पार्टिकुलेट मैटर भी यहाँ पे कम हुआ। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिलोकेट किया गया। अब देखो भारत में कंसर्न ये है, दिल्ली एनसीआर में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी हैं, पर क्या हम इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकते हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखो यार, हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, इकोनॉमी को भी साथ लेके चलना है। पर कहीं न कहीं जो कुछ ऐसी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाए कि नहीं, आप दिल्ली एनसीआर से थोड़ा बाहर मूव करिए, ठीक है? तो बीजिंग ने भी यही काम किया है। बीजिंग ने भी अपनी जो इकोनॉमी है उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। उसने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड यहाँ पे बनाने की कोशिश करी, तो इसने भी उसको मदद किया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर यहाँ पे बीजिंग ने बहुत ज़ोर दिया। पब्लिक टैक्सीज़, पब्लिक बसेज़ जो होती हैं, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिला। पूरे सिटी के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाया गया। सब्सिडीज़ दी गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये सब काम था। एमिशन नॉर्म्स यहाँ पे टाइट किए गए, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपके जो पुराने व्हीकल्स थे, उनको फेज़ आउट किया गया। फिर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब कि बीजिंग के अंदर पॉल्यूशन सिर्फ बीजिंग का कारण नहीं है। बीजिंग के साथ में जो आस-पास की सिटीज़ हैं, उनके आपस में बीच में हमारे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे अब दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली से बात नहीं बनेगी। दिल्ली के साथ-साथ हमारा यूपी, हमारा हरियाणा, हमारा राजस्थान, हमारा पंजाब, इन सबको भी साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन वाली बात हम यहाँ पे बीजिंग से सीख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, देखो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है कि अगर आप खराब कर रहे हो, एक आप डेटा छुपाते हो। बीजिंग ने डेटा कभी छुपाया नहीं। बीजिंग ने डेटा यहाँ पे अवेलेबल करवाया लोगों के सामने। अलग-अलग स्टेशंस के ऊपर बहुत सारे ऐसे देखने डेटा जो था, वो पब्लिकली दिखता था कि कितना-कितना एक्यूआई है वहाँ के ऊपर। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम पानी छिड़काव कर रहे हैं कि चलो एक्यूआई कम दिखे। अरे भाई, हमारे अगर कुछ गलतियाँ हैं, अगर हमें कोई चीज़ ठीक करनी है, सबसे पहला स्टेप उसके लिए आता है कि आप मानो, आप एक्सेप्ट करो कि एक प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन। तभी तो हम आगे उसके ऊपर काम कर पाएँगे। तो दैट इज़ व्हाई हमें यहाँ पे ये बात भी सीखनी होगी कि हमें अपने अच्छे पॉलिसी डिसीज़न लेने होंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी होगी, लोग भी काम करें, सरकार भी काम करे, कुछ कड़े स्टेप्स लेने हैं तो लेने पड़ें, क्योंकि आज नहीं तो कल दिल्ली एक इस तरफ जा रही है, जहाँ पर उसके यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं, देखो सरकार क्या करती है, लोग क्या करते हैं, लेट अस सी क्या होता है इसके ऊपर। दोस्तों, डेट है आज की 20 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो डोपिंग के संबंधित है। डोपिंग क्या होता है सर? डोपिंग का मतलब होता है किसी ऐसे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का इस्तेमाल करना एथलीट्स के द्वारा जो कि मना किया गया है। कई बार ऐसा होता है, देखो हो सकता है कोई एथलीट है, वो चाहता है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, उसके लिए वो कोई ऐसी ड्रग्स ले ले। वो चाहता है अपने स्टैमिना को बढ़ाना, उसके लिए गलत कोई ड्रग्स को ले ले। उससे क्या होता है ना कि एक अनफेयर एडवांटेज आ जाता है। तो ऐसी कुछ आपकी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पे प्रोहिबिट किया हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, इससे मसल ग्रोथ होती है। स्टिमुलेंट्स हो गया, इससे अलर्टनेस बढ़ती है। फिर हार्मोन्स वगैरह के लिए आपका जैसे आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपके कुछ यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन, ये सब चीज़ें आती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, एक आता है डाइयूटेरिक्स एंड मास्किंग एजेंट। इससे पता क्या होता है? मान लो आपने कोई सब्सटेंस लिया और आप दिखाना चाहते हो कि आपने नहीं लिया, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास ड्रग्स हैं कि मान लो लेट्स से आपने यहाँ पे ये ले लिया, मान लो आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लिए, पर आप चाहते हो कि यार रिजल्ट के अंदर ये सब ना दिखे, डोपिंग के अंदर ये सब जब आपका टेस्ट हो उसके अंदर ये ना दिखे, तो उसके लिए भी अलग-अलग मास्किंग एजेंट्स हैं। तो भाई इन सब का इस्तेमाल करना एथलीट्स के द्वारा प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर आप ये सब ड्रग्स लेके अच्छा परफॉर्म करते रहोगे, तो फिर तो यार फेयर एडवांटेज कहाँ गया, ठीक है ना? फेयर प्ले जो है वो कहाँ गया? इसीलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। अब दुनिया में जो यहाँ पे इसका काम देखती है, वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम वाडा के नाम से जानते हैं। ये मॉनिटर करती रहती है, ठीक है ना? कहीं न कहीं देखती रहती है कि कौन-कौन से देश कैसा-कैसा काम कर रहे हैं डोपिंग के रिगार्डिंग। अब इंडिया में है हमारा नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कहीं न कहीं जो वाडा की जो बातें हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करती है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है, और अगर मान लो कोई एथलीट्स इस तरह की चीज़ें करता हुआ पाया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। अब भारत के लिए खराब बात पता क्या है? अभी हमारे सामने जो वाडा की रिपोर्ट आई है ना, उसके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा वायलेशन होते हैं डोपिंग के, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पिछले 3 साल से ऐसा ही हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे टोटल 7,000 के आसपास सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 260
एथलीट्स थे भारत के जिनको पॉजिटिव पाया गया, जिन्होंने यहाँ पर ये जो ड्रग्स थे ना, ये प्रोहिबिटेड वाले ड्रग्स, इनका यहाँ पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था। अब ये नंबर कहीं ना कहीं 3.6% आता है। ये नंबर सबसे ज्यादा है परसेंटेज की टर्म्स में दुनिया भर के अंदर। तो आप कैसा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो जो भी नेशनल एंटी डोपिंग वॉचडॉग ने भी जो काम किया ना, उसमें भी बहुत सारे एथलीट्स को यहाँ पे देखा गया। तो नाडा की अगर हम बात करें तो नाडा के हिसाब से 2019 में 4000 जो हमने डोप टेस्ट किए थे, अब ये बढ़ के 7000 इन्होंने यहाँ पे टेस्ट किए हैं। अच्छी बात ये कह सकते हो आप कि पहले ये नंबर बहुत ज्यादा था पॉजिटिविटी रेट का, अब ये नंबर कम हुआ है। तो पहले के मुकाबले परसेंटेज की टर्म्स में हमने ये नंबर कम जरूर किया है, दैट इज अ गुड थिंग। बट अभी भी नंबर ही दुनिया में सबसे ज्यादा ही हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस साल की बात करें 2025 की, तो 2025 में भी 7000 टेस्ट हो चुके हैं, उनमें 110 यहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं, तो ये नंबर और कम हुआ है। तो इंडिया पहले के मुकाबले बेहतर काम कर रहा है, पर दुनिया में हम सबसे खराब काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमें नंबर्स ये बता रहे हैं। अगर हम बात करें चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इटली, यूके, इन सब में तो बहुत ही कम यहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं। उन्होंने टेस्ट भी बहुत ज्यादा करवाए हैं और केसेस बहुत कम है। हमने टेस्ट भी कम करवाए हैं, उसमें केसेस भी ज्यादा आए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे डोपिंग के मामले के अंदर और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की यहाँ पे जरूरत है। और अगर हम बात करें खासकर एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एथलीट्स हैं वो यहाँ पर इन प्रतिबंधित जो ड्रग्स हैं इनका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ बातें थी डोपिंग के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर राइनो डी हॉर्निंग। देखो राइनोस आप देखते हो, राइनोस का आपका देखा होगा आपने राइनोस के बारे में, है ना, सुना होगा इनके बारे में। अब राइनोस की बात करें ना, तो राइनोस के जो हॉर्न होते हैं, जो उनके ऊपर सींग होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना जो राइनो के हॉर्न होते हैं वो कैरेटिन से बने होते हैं। कैरेटिन क्या होता है सर? कैरेटिन होता है एक तरह का प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है जो इनफैक्ट ना हमारी जैसे बॉडी के हेयर हो गया, नेल्स हो गया, आपकी स्किन के, उनका भी जो टिश्यूज वगैरह होते हैं वो कैरेटिन से ही आपके बने हुए होते हैं। अब राइनोस की अगर हम बात करें तो एलिफेंट के बाद दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनको ना राइनोस को अक्सर मारा जाता है। क्यों? उनके हॉर्न्स की वजह से। उनके हॉर्न्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो राइनोस है वो अपना हॉर्न्स काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइनोस अपने जैसे प्लांट्स या रूट्स को थोड़ा डिग करने के लिए हॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो राइनोस के हॉर्न होते हैं ना, वो विरिलिटी का यहाँ पे एक सिंबल होते हैं। कहने का मतलब देखो, जो सेक्सुअल पावर होती है ना, उसको यहाँ पर एक तरह से सिंबलाइज करते हैं उनके हॉर्न्स। तो जो फीमेल हॉर्न्स, सॉरी फीमेल आपकी जो राइनोस होती है ना, वो अट्रैक्ट होती हैं उन मेल राइनोस की तरफ जिनके अच्छे हॉर्न्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा है इस कॉन्टेक्स्ट में। पर अगर हम बात करें, राइनोस को मारा जाता है, राइनोस की पोचिंग की जाती है, क्योंकि राइनोस के जो हॉर्न्स हैं उनका इस्तेमाल कई जगह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, काफ़ी सारी जगह के ऊपर जैसे इसको मेडिसिन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है एक चीज़ है। इसके अलावा ये स्टेटस सिंबल के तौर के ऊपर भी देखा जाता है। कई लोग अपने घरों में एज़ अ शो पीस की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं। तो राइनो का हॉर्न ट्रेड इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि 2012 से लेके 2022 के बीच में लगभग $900 मिलियन के आसपास को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेड ने यहाँ पे जनरेट किया। बाकी पोचर्स क्या करते हैं? पोचर्स देखो राइनो को पूरा मार देते हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ उसका हॉर्न निकालने की कोशिश करते हैं ना जिंदा राइनो की, तो पूरा हॉर्न निकल नहीं पाता। इसीलिए वो राइनो को पहले मारते हैं, फिर उसके हॉर्न यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, मतलब हॉर्न को साइड उसको काटने की कोशिश करते हैं। बाकी काफी सारे एरियाज में गरीबी होती है, तो कहीं ना कहीं राइनो का हॉर्न बेचना उनके लिए एक अच्छा इंसेंटिव यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया में केवल 28,000 के आसपास ही राइनोस बचे हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा थ्रेट भी है इनके ऊपर। और इस तरह से अगर पोचिंग चलती रही तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। तो इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया राइनो डी हॉर्निंग का। कहने का मतलब देखो, राइनोस को मार क्यों रहे हो? क्योंकि इनके हॉर्न इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ना। तो क्यों ना हम एक काम करें, इनके हॉर्न ही हटा दें, उसको हम बोलते हैं डी हॉर्निंग। तो क्या होता है, इसमें राइनो के जो हॉर्न होते हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इससे राइनो को कोई दिक्कत नहीं होती, राइनो को कोई हम यहाँ पे कोई हार्म नहीं करते। इट इज जस्ट दैट कि हम उनके हॉर्न को हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं पोचिंग का खतरा यहाँ पे कम हो जाता है। क्योंकि अब क्यों मारेंगे जो आपके लोकल लोग हैं? वो तो इसीलिए मार रहे थे ना कि उनके हॉर्न को जाके बेचें। तो अब तो उनके हॉर्न है ही नहीं। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम यहाँ पे राइनो की डी हॉर्निंग यहाँ पे करते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हमने जो डी हॉर्निंग की है ना, इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि जो पोचिंग है ना, वो 78% कम हो गई है, बिकॉज हमने लगभग 2300
राइनोस को डी हॉर्न किया। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल एग्जांपल हमारे सामने है। तो केवल हमने एंटी पोचिंग बजट का 1% ही पैसा इस्तेमाल किया और 1% पैसा इस्तेमाल करके ही हमारी जो पोचिंग है इतनी बड़े लेवल के ऊपर कम हो गई। तो इससे कैसे होता है सर ये डी-हॉर्निंग का प्रोसेस? पहले एनिमल को तैयार किया जाता है। जो राइनोस होते हैं ना उनको थोड़ा आपका सेडेट किया जाता है, सेडेट मतलब उनको थोड़ा बेहोशी की अवस्था में लाया जाता है, थोड़ा उनको ब्लाइंडफोल्ड किया जाता है और उनके कानों में ईयर प्लग्स फिट कर दिए जाते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रेस ना हो। फिर धीरे-धीरे करके हम उनका जो हॉर्न्स हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं और ऐसे किया जाता है कि 90 से 95% उनका हॉर्न हम काट दें, ताकि वापस भी हॉर्न रीग्रो हो पाए आगे समय-समय के साथ। फिर बाद में हम इनका ध्यान भी रखते हैं ताकि इनकी कोटिंग प्रॉपर हो पाए, ताकि ऐसा ना हो कि जो जख्म है, वो जख्म क्योंकि हॉर्न काटा गया है ना, ऐसा ना हो कि वो फिर दिक्कत दे, उनको इन्फेक्शन वगैरह हो, तो इसीलिए उनकी कोटिंग भी की जाती है अलग-अलग चीज़ों के साथ। तो ये सारा पूरा-पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है ना? तो इससे कहीं न कहीं 75 से 78% कमी हुई है पोचिंग के अंदर एंड इनको पोचिंग होने का जो रिस्क है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये होता है राइनो डी-हॉर्निंग का प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे दैट इज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज एटलस। एक्चुअली पता क्या है, डायबिटीज एटलस क्या है, एक तरह की आप बुक कह सकते हो। तो जो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है ना, इसने एक बुक निकाली है डायबिटीज एटलस के नाम से। अब इसने ना डायबिटीज का कितना खतरा है दुनिया भर के अंदर वो बताने की कोशिश करी है। दरअसल में इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से दुनिया भर का ये डेटा यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो देखो बहुत सारी टाइप्स की डायबिटीज होती हैं पर मेजर दो तरह की डायबिटीज होती हैं, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। पहली चीज तो आप सोच रहे होंगे सर डायबिटीज होता क्या है? देखो डायबिटीज होता है जब आपकी जो बॉडी होती है ना, वो या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या फिर इंसुलिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिस वजह से आपके जो ब्लड शुगर लेवल है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है? ये होता है आपका डायबिटीज़। अब जो पहली तरह की डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं हम टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज़ थोड़े यंग लोगों में होती है, नॉर्मली बिफोर द एज ऑफ 40 इयर्स। टाइप 2 डायबिटीज़ थोड़ा एल्डरली लोगों के अंदर होती है, 40 इयर्स के बाद वाले लोगों के। अब टाइप 1 में पता क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है? और टाइप 2 में फ़र्क समझो, टाइप 2 में प्रोड्यूस तो हो रहा है सर इंसुलिन, पर उसका इस्तेमाल नहीं हम कर पा रहे। हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही। टाइप 1 में क्या था? प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। टाइप 2 में प्रोड्यूस तो होता है, पर उसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है? अब टाइप 1 का ना देखो एग्ज़ैक्ट कारण किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका मतलब क्योंकि नॉर्मली हम युवाओं में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं, पर कई बार ऐसा बोल देते हैं कि हाँ, कुछ जेनेटिकली होगा, ठीक है? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स की हम बात कर सकते हैं। टाइप 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री हो गया, पुअर डाइट हो गया, लो एक्टिविटी हो गया, आपका मोटापा ज़्यादा हो गया, तो कहीं न कहीं आपके लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि टाइप 1 एक आपके जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनका खत्म होना ही हो जाता है, नॉर्मली युवाओं में देखने को मिल जाता है। टाइप 2 थोड़ा लाइफ़स्टाइल होती है कि अगर आप ज़्यादा मिठाई ज़्यादा खाते हो, है ना, मोटापा आ गया है, आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हो, तो वो टाइप 2 आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टाइप 3 भी होता है, ये थोड़ा रिसर्च के अंडर ही है अभी। ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है? तो अल्ज़ाइमर के साथ ये लिंक हो रहता है, इसको टाइप 3 हम बोल देते हैं। फिर चौथा होता है एज रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये थोड़ा एल्डरली पेशेंट्स के अंदर होता है। टाइप 5 भी काफ़ी आजकल न्यूज़ में चल रहा है, ये एक्चुअली होता है लीन डायबिटीज़, ठीक है ना? तो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, लो बॉडी मास इंडेक्स की वजह से कई बार ये चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं टाइप 5 डायबिटीज़। पर मोस्टली जो कॉमन है वो टाइप 1 और टाइप 2 आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ना, जो मैं आपको बता रहा था डायबिटीज़ एटलस, इसने कुछ कारण दिए हैं कि क्यों होता है डायबिटीज़, मतलब क्यों बढ़ता जा रहा है डायबिटीज़ और कितने-कितने आंकड़े हैं वो सब दिए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिपोर्ट ने हमें ये बताया है कि डायबिटीज़ के केसेज़ ना लगभग 900 मिलियन हो जाएँगे बाय 2050। अभी फ़िलहाल ये लगभग 500 मिलियन के आस-पास है, पर ये बहुत तेज़ी से आगे जाने के समय के अंदर बढ़ने जा रहा है। और ख़ासकर उन्होंने ये बताया है कि शहरों के अंदर ज़्यादा आपको केसेज़ देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के। गाँव के अंदर नंबर कम होगा 189 मिलियन के आस-पास, पर आपका शहरों के अंदर नंबर बहुत ज़्यादा है और आगे जाके ये जो गैप है ना, ये और बढ़ेगा, मतलब ज़्यादातर डायबिटीज़ के केसेज़ शहरों में ही देखने को मिलेंगे। दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेज़ आपको चाइना में देखने को मिलते हैं, फिर दूसरे नंबर पर भारत के अंदर, और 2050 तक भी ऐसा ही रहेगा। भारत दूसरे नंबर पे ही रहेगा, चाइना पहले पे ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट हमें यहाँ पे बता रही है। सर इतना डायबिटीज़ बढ़ क्यों रहा है? देखो एक तो कारण है अर्बनाइज़ेशन का। अब देखो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखे हर इंसान, ठीक है? कहीं न कहीं हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो यही है कि हम बहुत ज़्यादा
अपने दिन के अंदर हम अपना कसरत वगैरह नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि बस पूरा दिन बैठना ही होता है, राइट? हम डाइट अच्छी नहीं खाते, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। फिर जैसे-जैसे देखो आपके लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन एज होती रहती है, तो हेल्थ केयर सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, तो दिक्कत आ जाती है। फिर हमारे आजकल देखो जो ज़िंदगी है ना, उसमें काम का ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस होने की वजह से भी, वो सब चीज़ों की वजह से भी ओबेसिटी हो गया, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं कि कहीं न कहीं हमें यहाँ पे काम करना चाहिए, हर एक कंट्री को अपने-अपने हिसाब से देखना चाहिए कि क्यों डायबिटीज़ वहाँ पे बढ़ रही है। अगर सही समय के ऊपर डिटेक्ट करें, प्राइमरी केयर जो है वो उनमें मदद की जाए, मतलब योग हो गया, प्रिवेंटिव केयर के ऊपर हम ध्यान दें, अपनी डाइट के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी और इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, तो कहीं न कहीं डायबिटीज़ के केसेज़ आने वाले समय में हम कम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं डायबिटीज़ के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं गोवर्धन स्कीम के बारे में। देखो गोवर्धन स्कीम ना अभी काफ़ी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गुजरात काफ़ी अच्छा काम कर रहा है गोवर्धन स्कीम के अंदर। तो देखते हैं क्या है ये गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन है आपका गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज़ धन। इसका क्या मतलब हुआ? देखो एक्चुअली आप समझो इस पर्सपेक्टिव को, जब हम बात करते हैं ना गोवर्धन की, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कंप्रेस्ड बायोगैस का। कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है? एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, आपका कैटल डंग हो गया, आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों से हम कहीं न कहीं हम यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल का हम यहाँ पे इस्तेमाल कम करेंगे, है ना? साथ ही साथ अगर ने आपने नोटिस किया, हमने वेस्ट का इस्तेमाल कर लिया एनर्जी जनरेट करने के अंदर। इसको हम बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ। और इसी से हम यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी भी एक तरह से प्रमोट करेंगे कि जो वेस्टेज था हमने उसी से हमने यहाँ पे एक तरह से चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश करी है। तो यही है आपका गोवर्धन स्कीम, ठीक है? ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, अलग-अलग पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसमें जो मेजर मिनिस्ट्री है दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो 2018 में ये स्कीम थी, इट स्टार्टेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, फिर 2021 में एज़ अ नेशनल मिशन की तरह यहाँ पे ये और इसका जो चीज़ है, इसको बढ़ाया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैटल डंग को ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करना, ठीक है? क्लीन एनर्जी प्रमोट करना और इस तरह से ओपन डंपिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इनको यहाँ पे कम करना और फॉसिल फ्यूल पे अपनी निर्भरता को और फर्दर रिड्यूस करना, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाता है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से पता क्या होता है? हम यहाँ पे मदद करते हैं कि गाँव के अंदर, शहरों के अंदर इस तरह के जो प्लांट्स वगैरह है ना, इनको लगाने के अंदर आपकी मदद की जा पाए। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तब तक तो हम इसका ऑब्जेक्टिव कर ही नहीं पाएँगे। तो इसके लिए इनफैक्ट ना एक पोर्टल भी बनाया गया है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो कोई भी आपकी सरकारी एजेंसी, कोई कोऑपरेटिव, कोई प्राइवेट एंटिटी है, जो चाहती है अपने एरिया के अंदर बायोगैस प्लांट को लगाना, तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ से, राइट? तो पूरा का पूरा जो बायोगैस प्लांट को सेटअप करने का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी आसान कर दिया गया है। ताकि और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिले। बाकी गाँव के अंदर जो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस का जो स्टेटस है, जो हमने अपना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्टार्ट किया था, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। तो ये है आपकी गोवर्धन स्कीम जो कि यहाँ पे काम कर रही है एंड अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गुजरात ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी सक्सेस इसमें प्राप्त की है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे दैट इज़ न्यूपी लैंड डे। देखो ये एक टॉपिक है जो थोड़ा हमसे मिस हो गया था, तो थोड़ा-सा इसको अभी समझ लेते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या? देखो एक्चुअली अभी हमारी जो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, ये दरअसल में इम्फाल, मणिपुर गईं, ठीक है? एंड वहाँ पर 86th न्यूपीलैंड डे के तौर के ऊपर उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब सवाल आएगा कि सर ये न्यूपीलैंड का मतलब क्या होता है? देखो जब हम बात करते हैं ना न्यूपीलैंड की, इसका मतलब होता है वुमेन्स वार, ठीक है? महिलाओं की लड़ाई। तो 2 बार ऐसा हुआ जब मणिपुर की महिलाओं ने बहुत बढ़-चढ़ के लड़ाई लड़ी। एक बात थी 1908 की, एक बात है 1939 की। 1908 को बोला जाता है फर्स्ट न्यूपीलैंड और 1939 को बोला जाता है सेकंड न्यूपीलैंड। जो पॉपुलर है ना वो सेकंड न्यूपीलैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर थोड़ा हमें फर्स्ट के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली पता क्या था फर्स्ट न्यूपीलैंड की अगर हम बात करें 1908 के आसपास की जो बात है, तो इसकी स्टार्टिंग थोड़ी पहले ही हो गई थी इनफैक्ट। तो 1904 में क्या होता है ना, जो आपके कर्नल मैक्सवेल थे वहाँ पे, तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम को वापस से स्टार्ट किया, जहाँ पर वो बोलते थे कि जो भी राजा होगा ना या जो भी आपके अथॉरिटी में होगा उस टाइम, उसके लिए जो लोग होंगे वो फ्री में काम करेंगे।
अब यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने साथ मिलकर आई। उन्होंने कहा भाई ये तो फोर्स्ड लेबर करवा रहे हो, ये तो इनजस्टिस है लोगों के साथ। तो कहीं न कहीं महिलाओं ने साथ मिलकर काम किया, महिलाओं की एक एम्पावरमेंट थी यहाँ पे। तो इस वजह से महिलाओं की ये जो पहला युद्ध था या महिलाओं की पहली लड़ाई थी, इसको फर्स्ट न्यू प्लान बोला जाता है। फिर एक आता है 1939 के अंदर सेकंड न्यू प्लान। सेकंड न्यू प्लान में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि राइस का जो एक्सपोर्ट था, चावल का एक्सपोर्ट करवाया जा रहा था। पर उससे दिक्कत क्या आ रही थी, चावल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, चावल की जो सप्लाई थी मतलब मणिपुर के अंदर चावल कम हो गए थे क्योंकि ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट करवाया जा रहा था। तो मणिपुर की महिलाएं फिर से साथ में आई, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे आवाज़ उठाई कि भाई हमें यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इन दी एंड महिलाओं की जो बात थी ये मानी गई एंड सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर जो राइस का एक्सपोर्ट था उसको बैन कर दिया। बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर अपनी जान भी गंवाई इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर। ठीक है, तो ये मणिपुर की महिलाओं ने जो लोकल मार्केट जैसे आपका आपका ख्वेरमंद बाजार ईमा मार्केट जो है वहां पे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये लड़ाई लड़ी थी। इसी को बोलते हैं हम सेकंड न्यू प्लान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत सारी महिलाओं ने इस तरह से ये लड़ाई लड़ी एंड इससे कहीं ना कहीं दिखाता है कि महिलाएं जब साथ में मिलकर काम करती हैं तो बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इसीलिए मणिपुर के अंदर ना महिलाओं का पार्टिसिपेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो इस बार हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे गई 12 दिसंबर को। यहाँ पे हर साल आपका मणिपुर के अंदर हम यहाँ पे न्यू प्लान डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि किस तरह से कॉलोनियल पॉलिसीज जो इंजस्ट थी, इकोनॉमिक इंजस्टिस जो किया गया, उसके अगेंस्ट कैसे यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका पिप्रावा स्टेप स्तूपा एंड पिप्रावा जेम्स के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना स्टैचू की, तो ये जो पर्टिकुलर, सॉरी नॉट स्टैचू, आई एम वेरी सॉरी, इट इज स्तूपा। जो पिप्रावा स्तूपा की हम बात करते हैं, ये सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, लुम्बिनी के पास में है, भारत और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर। अब आप लोग जानते होंगे कि 480, राइट, आपका बिफोर कॉमन एरा में जो महापरिनिर्वाण आपको देखने को मिलता है, जब आपका गौतम बुद्धा जी के जो उनको बलि किया जाता है, तो उस टाइम के ऊपर जो उनके अवशेष थे, उनके जो भी आपके रेलिक्स थे, तो वो दरअसल में उनके जो खुद के शाक्य क्लैन थे ना, वो उनको दिए गए। तो इस पर्टिकुलर जो अवशेष हैं, जो रेलिक्स हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ स्टोन्स हैं, कुछ बीड्स हैं, कुछ ज्वेलरीज हैं, राइट? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं कपिला वस्तु से ही यहाँ पे लिंक्ड है एंड इनको ना पता क्या हुआ, 1898 के अंदर विलियम क्लैक्सटन पेपे जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेट किया इन जेम्स वगैरह को। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बोन रेलिक्स, ज्यूल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स यहाँ पे हमें मिले। ठीक है ना? एंड एक कास्केट में अंदर ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द रेलिक्स, ये अवशेष हैं जो बुद्धा के, गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं यहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि जो स्तूपा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वो कहीं न कहीं मौर्यन समय के ऊपर ही बनाया गया था एंड हो सकता है कि जो एम्परर अशोक थे उनके द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया हो, राइट? और जो जेम्स की बात कर रहे हैं, जेम्स भी मैंने आपको बताया। अब ये जो जेम्स वहाँ पे मिले थे, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हो गया, सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह हो गया, राइट? तो ये सब भी जो जेम्स थे, ये कुछ तो शाक्य क्लैन के पास ही हैं, पर कुछ यहाँ पे ना ये विलियम क्लैक्सटन पेपे जो ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेट किया था, ये अपने परिवार के साथ यहाँ पे ले गए थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो रेलिक्स हैं ये उसी टाइम के हैं जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपको देखने को मिलता है। तो कुछ म्यूजियम के अंदर अवशेष चले गए, कुछ भारत के अंदर है, कुछ अब्रॉड के अंदर हैं एंड कुछ जो इंजीनियर जो था पेपे, उसके डिसेंडेंट के पास हैं। अब 2025 में कंट्रोवर्सी ये हो गई कि जो पेपे की फैमिली है ना हांगकांग के अंदर, उन्होंने इन अवशेषों का ऑक्शन करना स्टार्ट कर दिया कि इनको बेचेंगे। अब देखो, भारत का स्टैंड ये था कि भाई ये बेचने वाली कोई चीज नहीं है, ये एक इंसान के प्राइवेट कलेक्शन नहीं है, ये हमारे गौतम बुद्ध जी के यहाँ पे ये अवशेष हैं, ये भारत का स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज है। तो कहीं ना कि भारत ने इनको ऊपर यहाँ पे क्लेम किया और गोदरेज ग्रुप ने यहाँ पे इनको अक्वायर भी किया, इन पर्टिकुलर जेम्स को। तो कहीं ना कहीं ये वापस भारत लाए गए हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये न्यूज में थे। बट ये न्यूज से ज्यादा हमें यहाँ पे इनके बारे में पता होना चाहिए था एंड दैट इज वाई हमें यहाँ पे इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली कि आखिर ये पिपरावा स्टेप स्तूपा एंड पिपरावा जेम्स आखिर हैं क्या, राइट? तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था यहाँ पे आपका दक्षिण गंगोत्री के रिगार्डिंग। देखो, दक्षिण गंगोत्री हमारा अंटार्कटिका के अंदर रिसर्च स्टेशन है, ना कि ये सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। ये अंटार्कटिका के अंदर हमारा पहला रिसर्च स्टेशन था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक्साइज डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो भारत और साथ साथ आपकी जो यूएई के लैंड फोर्सेज है उसके बीच में है ये, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। बाकी बैटल ऑफ अदबा बिल्कुल आपका इटली और इथियोपिया के बीच में ही थी, तो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।